नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। दरअसल 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी चुनावी नतीजों के आने के बाद कोई सरकार नहीं बन पाई है, ना ही कोई गठबंधन हुआ है, ना ही सरकार बनाने की हालत में कोई पार्टी नजर आ रही है। ट्रिपल पी और पीएमएलएन के बीच बातचीत हुई कई दौर की, लेकिन कोई बात नहीं बन पाई। और अब खबर सामने आ रही है कि पीटीआई सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ सकती है। खबरें यहां तक हैं कि आईएसआई के कई अधिकारियों ने इमरान खान के साथ जेल में जाकर मुलाकात कर ली है। तो क्या इमरान खान की वापसी होने वाली है? क्या पीटीआई सरकार बनाएगी? क्या कुछ पॉसिबिलिटी हैं? और अपने ही चक्रव्यूह में कैसे जनरल मुनीर फंस चुके हैं? जिस दुश्मन इमरान खान को जेल में डाला था, क्या जनरल मुनीर उस दुश्मन इमरान खान को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने देंगे? क्योंकि अवाम ने तो फैसला इमरान के पक्ष में सुनाया है, लेकिन क्या मुनीर इसके लिए तैयार होंगे? कई सवाल हैं जिनका जवाब आज तलाशने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन साथ ही साथ बात पाकिस्तान की वायुसेना की भी होगी, अवाक्स की भी होगी, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की वायुसेना खुद को बहुत मजबूत करने में लगी है। भारत कहां स्टैंड कर रहा है? टू फ्रंट वॉर होगा तो क्या होगा? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज तलाशा जाएगा। और साथ ही भूटान के विदेश मंत्री भारत की जमीन पर हैं, लेकिन भूटान की जमीन के ऊपर चीन अपने मकान बनाकर लोगों को बसा चुका है। भारत के लिए यह बड़ा कंसर्न है, क्योंकि जो विवादित जगह चीन और भूटान के बीच है, वो कहीं ना कहीं भारत से भी लगती हुई है। वहां पर चीन की मौजूदगी कई सवाल खड़े करेगी, कई परेशानियां आने वाले वक्त में खड़ी करेंगी। उसको भी समझा जाएगा, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। इमरान खान फिर बन सकते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। पीटीआई के विधायक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में होंगे शामिल। अमेरिका के बाद पाक राजनीति में चीन की भी एंट्री हुई है। पीएमएलएन और पीपीपी के बीच नहीं बन पा रही बात। बड़ी खबर आपको बता दें, इमरान खान फिर बन सकते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। पीटीआई के विधायक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में होंगे शामिल। अमेरिका के बाद पाक राजनीति में चीन की हुई एंट्री। पीएमएलएन और पीपीपी के बीच नहीं बन पा रही बात। बड़ी खबर आपको बता दें, इमरान खान फिर से बन सकते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। पीटीआई के विधायक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्टी में शामिल होंगे। अमेरिका के बाद पाकिस्तान की राजनीति में चीन की एंट्री हो चुकी है। कुछ ग्राफिक्स के जरिए थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं, उसके बाद पैनल के पास चलेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। 11 दिन बाद भी पाक में नहीं बनी सरकार। 11 दिन बाद भी पाक में नहीं बनी सरकार। नवाज शरीफ और बिलावल में बात नहीं बन पाई। पाक सेना का दबाव भी काम नहीं आ रहा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई का गठबंधन। सरकार बनाने के लिए निर्दलियों का पार्टी बनाना जरूरी है। और अब पीटीआई के निर्दलियों ने फैसला किया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में वो जाएंगे। मौलाना फजल उर रहमान भी पीटीआई के साथ आ चुके हैं। इमरान खान और सेना के बीच बातचीत चल रही है। इमरान से मिल चुके हैं अमेरिका के राजदूत डेविड ब्लूम। इसी बीच खबर यहां तक है कि चीन की तरफ से भी पाकिस्तान की राजनीति में एंट्री की गई है। पाक राजनीति हालात में चीन की एंट्री हो चुकी है। बाजवा और मुनीर के साथ बीजिंग की बातचीत भी चल रही है इमरान खान को लेकर। लेकिन बड़ा सवाल जो मैंने कहा कि क्या अपने कट्टर दुश्मन इमरान खान को जनरल मुनीर बाहर आने देंगे? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब तलाशने की आज हम कोशिश करेंगे। और कहां पाक आर्मी का प्लान फेल हो गया, इसको भी आगे समझा जाएगा। 3 खास मेहमान आज हमारे साथ चर्चा में हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले शुक्रिया। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, एयरफोर्स ऑफिसर, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट। जय हिंद सर आपको भी।
संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, जय हिंद। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, चर्चा की शुरुआत मैं आपके साथ करना चाहूंगा बड़े अहम सवाल के साथ कि इमरान खान जनरल मुनीर का वो दुश्मन, जब जनरल बनने के बाद एक ही सपना था कि इस इंसान को जेल में डालना है किसी भी हालत में ले जाकर, और वो किया भी। लेकिन मौजूदा हालात ये बता रहे हैं कि जनरल मुनीर को इमरान खान को जेल से बाहर निकालना भी पड़ सकता है। जिस प्रकार से पीटीआई के विधायक इकट्ठा हो रहे हैं, सांसद इकट्ठा हो रहे हैं, जिस प्रकार से पीएमएल पीपी के बीच बात नहीं बन रही, आईएसआई के अधिकारी जाकर मुलाकात कर रहे हैं, अमेरिका का राजदूत मुलाकात कर चुका है। अब खबर यह है कि बीजिंग भी धीरे धीरे प्रेशर कर रहा है कि इमरान से बात करिए। कितनी पॉसिबिलिटी सर कि दुश्मन को बाहर आने दें मुनीर? देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्री है, अब इलेक्शन हुए हैं और आज की डेट में सारी पॉसिबिलिटी पे काम चल रहा है। एक तरफ जब नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो में बात नहीं बन पा रही है तो नेक्स्ट ऑप्शन को तलाशा जा रहा है। 12 दिन हो गए हैं, सरकार बनने की दूर दूर तक उम्मीद नजर नहीं आ रही है। लेकिन पीटीआई के लिए भी सरकार बनाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उनके पास वो नंबर अभी नहीं पहुंचा है। उनके पास सारे के सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, जीते हैं, और जो छोटी बड़ी पार्टियां अगर सारी मिल जाती तो उनके साथ वो कैसे सरकार बनाएंगे। सबसे बड़ी समस्या नंबर गेम की है। पीटीआई 93 सीट पे रुकी हुई है और उनको अभी काफी 133 सीट तक पहुंचने में बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियों का सहयोग चाहिए होगा। तो ये एक मुश्किल कदम दिख रहा है। देखिए, आर्मी हमेशा से पीटीआई के अगेंस्ट रही है और वो चाहेंगे कि पीएमएल नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो घटे दौर की बातचीत इस्लामाबाद और कोई ना कोई रिजल्ट जरूर निकलने की मेरा उम्मीद है कि निकलेगा, क्योंकि जहां सेना जैसा चाहती है वैसा पाकिस्तान में होता है। वो जिसको सत्ता में बैठाना चाहती है उसको बैठाएगी। आज की डेट में इमरान खान की वो स्थिति नहीं बनती है। हालांकि अमेरिका का इंटरेस्ट, चाइना का इंटरेस्ट ये बोलता है कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान में फिर से मिलिट्री रूल लग जाए, ऐसा ना हो कि इलेक्शन हुआ लेकिन कोई प्राइम मिनिस्टर ना बने और सेना सत्ता पे काबिज हो जाए, तब उनके लिए मुश्किल होगी। इसीलिए चाइना क्यों बार बार उसमें इंटरफेयर कर रहा है, क्योंकि उसका जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसमें उतना एक्सपेंडिचर कर रखा है, चाहता है कि एक सरकार बने और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन चाइना चाहेगा वो डिक्टेट करा लेगा। इसी तरीके से जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में आए थे उस दिन से अगर आप देखें तो पाकिस्तान का जो रुझान है वो अमेरिका की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। इमरान खान से आर्मी नाराज, इमरान खान से अमेरिका नाराज, तो इमरान खान को जेल में डाला गया, इमरान खान की पार्टी का सिंबल ले लिया गया, जेल से उनको इलेक्शन लड़ने को दिया गया और पूरे देखिए एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, सारे के सारे लोग पीटीआई के खिलाफ थे। लेकिन लोग जो साथ थे वो पीटीआई के समर्थक, युवा जो पाकिस्तान का था उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी को वोट किया और सारे कठिनाइयों के बावजूद देखिए तहरीक इंसाफ पार्टी 93 सीट पे पहुंची। अगर उनको पूरी तरीके से इलेक्शन कैंपेन करने दिया जाता तो मेरा मानना है कि जैसा कि इमरान खान ने कहा वो 2/3 मेजॉरिटी को टच करते। तो इतने अगेंस्ट एनवायरमेंट में उन्होंने इलेक्शन लड़के इतनी सीटें जीती और इतने मास लेवल पे रिगिंग हुई पॉलिटिकल प्रोसेस की। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर आप आज की स्थिति में एनालाइज करें तो पाकिस्तान में इमरान खान की सत्ता में वापसी मुश्किल लगती है, लेकिन नामुमकिन नहीं कहा जा सकता। लेकिन मिलके एक रास्ता निकाल सकते हैं और जिसमें कि एक ऑप्शन है कि शहबाज शरीफ फिर से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने, स्पीकर पीपीपी पार्टी का बने और जो बिलावल भुट्टो के फादर हैं उनको प्रेसिडेंट बनाया जाए। इस तरीके के कॉम्बिनेशन पे बात चल रही है। देखिए कब क्या सोल्यूशन निकलता है। जैसे 29 फरवरी का दिन नजदीक पहुंचेगा उस समय तक सोल्यूशन जरूर निकलता हुआ नजर आएगा। और कोई ताज्जुब की बात नहीं अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए, क्योंकि इतने ज्यादा प्रेशर पड़ रहे हैं। आसिफ मुनीर साहब भी मिले हैं उनसे और बाजवा भी मिले हैं, चाइना के नुमाइंदे मिले हैं, अमेरिका के इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर मिले हैं। तो सारी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। ये टाइम बताएगा। दो तीन चीजें हैं सर, मैं आता हूं आपके पास। निर्णय दिया है पीटीआई के पक्ष में। जी शरदेंदु सर, मैं फिर आता हूं। के निर्णय को इज्जत करते हैं तो पीटीआई का ही कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए और उनका देखिए नॉमिनेशन भी कर दिया है। ठीक है सर। अयूब खान के जो ग्रैंड सन है उमर अयूब खान, इनको प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए नाम
आगे किया गया है। बिल्कुल, मैं आता हूं सर आपके पास, मैं आता हूं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, 2-3 पॉइंट हैं, सर ने बहुत सारी चीजें समझाई, लेकिन अगर आर्मी का प्रेशर काम कर रहा होता सर, तो 12 दिन हो चुके हैं, आर्मी का प्रेशर काम कर गया होता। कई बार पीपीपी के बीच, पीएमएलएन के बीच बातचीत हुई है, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। एक संदेश तो सीधा है कि आर्मी का प्रेशर अब उस तरीके से काम नहीं करता है, उस तरीके से हंटर नहीं चल पा रहा है जिस तरीके से आज तक चल पा रहा था। तो कितनी चांसेस हैं इमरान खान के, क्योंकि अगर बात करें नवाज शरीफ की तो वो तो रेस से आउट हो चुके हैं, और शहबाज की बातचीत चल रही थी, लेकिन बिलावल साथ आने को तैयार नहीं हो रहे हैं। क्या पॉसिबिलिटी, क्या संभावनाएं सर आगे? राजेश, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे पावरफुल फोर्स है वो है पाकिस्तान की आर्मी। जनरल मुनीर सोचेंगे जो करवाएंगे वही होगा, क्योंकि तीनों पार्टी में से कोई भी अकेले या दूसरे पार्टी के साथ मिलकर जो मिनिमम मेजॉरिटी मार्क्स चाहिए उसको नहीं। अगर जनरल मुनीर के कराने से सब कुछ, देवनाथ सर, अगर जनरल मुनीर के सब कुछ कराने से हो जाता तो पीएमएलएन आज 140 सीटें लेकर बैठी होती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया सर। पूरा जोर लगाया उन्होंने, सेना के हाथ से भी चीजें निकल चुकी हैं, अवाम समझ चुका है पाकिस्तान का। आप ऐसे भी तो देखिए ना चीजों को। हाँ सर बोलिए। यस, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की सेना ने इलेक्शन के पहले भी बहुत मैन्यूवरिंग की। उन्होंने पूरी कोशिश की कि इमरान खान और पीटीआई को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। उन्होंने पूरी कोशिश की कि जितने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं उनको इलेक्शन के पहले ही तोड़ लिया जाए, उनको मोड़ लिया जाए, ताकि वो या तो पीपीपी या पीएमएलएन में शामिल हो जाएं। अब इलेक्शन के बाद भी आज तक जनरल मुनीर जो हैं और पीछे बिहाइंड द बैक काफी मजबूती से काम चल रहा है कि जितने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनको फिर से डराकर, धमकाकर, पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग करके उनको बाध्य किया जाए कि वो एक या दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें। अब जो ये बात चल रही है कि ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर रहे हैं, करेंगे, तो इसके पीछे क्या पाकिस्तान की आर्मी है, ये देखना पड़ेगा। ये अभी तक सुबुगाहट बाहर नहीं निकली है। अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ये ज्वाइन करते हैं तो ये देखना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमीशन इसका इजाजत देते हैं। ये देखिए, कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहता है उसको चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्लियर करती है कि ठीक है, आप फलाने पॉलिटिकल गुट या पॉलिटिकल नेशनली रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कीजिए। तो एक तो ये दिक्कत आएगी। दूसरी ये है कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को भी ये देखना पड़ेगा कि क्या एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी ये दावा कर रही है कि वो सरकार फॉर्म करेंगे। तो हाँ, इन सब के बीच में जो एक ही चीज जो काम कर रही है फिलहाल, जो गाइडेंस दे रही है, चैनलाइज कर रही है अलग अलग फोर्सों को एक तरफ बढ़ने के लिए, वो पाकिस्तान की आर्मी है। देखिए, एक कहावत है कि जो हार कर जीत जाता है वो बाजीगर होता है, और पाकिस्तान की आर्मी हार कर जीत कर बाजीगर बनने वाली संस्था है। लेकिन सिकंदर तो इमरान खान बनेगा सर, लग तो फिलहाल ऐसा ही रहा है। चलिए मैं आता हूं आपके पास। संजीव जी, एक तस्वीर का अलग पहलू भी है। लियाकत अली चुनाव अधिकारी रावलपिंडी कहते हैं कि 13 से 14 नहीं बल्कि कई और सीटें ऐसी हैं जहां पर पीटीआई के 70 से 80 हजार तक कैंडिडेट मार्जिन पे जीत हासिल कर रहे थे, लेकिन हमने उनको हराया है। उसके बाद, उस खुलासे के बाद हड़कंप पाकिस्तान के अंदर मचा हुआ है और एक कहा जा रहा है कि एक बार फिर से गिनती की जाए, फिर से देखा जाए कि गड़बड़ झाला कहां पर हुआ है, क्या कुछ हो सकता है। क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पे आरोप जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर भी लगाए हैं, जो चुनाव आयुक्त हैं उनके ऊपर भी लगाए हैं कि दोनों का एक प्रेशर था कि इमरान खान को हराना है। देखिए राजेश जी, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो जरूर बदलाव चाहती थी, और उस बदलाव को व्यक्त करने के लिए उसने अपने वोट्स को दिया और बड़ी संख्या में लोग मोबिलाइज हुए। लेकिन साथ ही साथ ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि ये जो इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयर नहीं हुए हैं।
इसमें रिगिंग हुई है, मैनिपुलेशन हुआ है और अनेक तरीके से रिजल्ट्स को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों में सच्चाई दिखाई देती है और पाकिस्तान की आवाम भले से ही बदलाव चाहती हो, पाकिस्तान की आवाम जरूर ये चाहती है कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बाद वो जैसा चाहे उसी हिसाब से अगला प्रधानमंत्री चुना जाए और जाहिर है उनका जो पक्ष है वो इमरान खान के तरफ स्पष्ट दिखता है। इमरान खान वर्तमान समय में पूरे पाकिस्तान के सबसे अधिक लोकप्रिय नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होते तो इमरान खान बहुत ही बड़ी मैसिव मेजॉरिटी के साथ वो सत्ता में आते और अन्य पॉलिटिकल पार्टीज का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब होता, क्योंकि आवाम उनसे बहुत नाराज थी। लेकिन ये हुआ नहीं है, इलेक्शन को रिग किया गया है, मैनिपुलेट किया गया है और इस तरीके की जो पूरी एक पोस्चरिंग की गई है, एक ड्रामेटिक जो है मूव लिया गया है जिससे कि इमरान खान सत्ता में वापसी न कर सके। यहाँ तक कि आर्मी और आईएसआई के बारे में, जैसा कि मैंने आपके चैनल में पहले भी कहा है कि आर्मी और आईएसआई इमरान खान की लोकप्रियता से बहुत ही ज्यादा दबाव में रहा करती थी, आज भी वो है। और इमरान खान को सत्ता में वापसी से रोकने के लिए उन्होंने पहले ही जो है पाकिस्तान की इमरान खान की जो पार्टी पीटीआई को एक तरीके से डिसमेंटल कर दिया और उनको उनके इलेक्शन सिंबल को भी छीन लिया गया। और एक बात मैं यहाँ पर राजेश जी अवश्य कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान में आवाम भले से चाहती हो कि बदलाव हो, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई का जो वर्चस्व है वो आज भी पाकिस्तान की राजनीति में वैसा ही कायम है, क्योंकि जो पाकिस्तान के जो जमहूरियत के जो संस्थान है, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इतने वीक हैं। चाहे वो पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो जुडिशरी ही क्यों ना हो, अगर कुछ जजेस को छोड़ दिया जाए तो जुडिशरी को भी वहाँ की आर्मी और आईएसआई प्रभावित करने की कोशिश करती है। वहाँ के पूरे आर्थिक सिस्टम पे आर्मी और आईएसआई का कब्जा है। ठीक है, मिलिट्री का तो उनका डोमेन है ही, राजनीति में वो जिसको चाहते हैं। लेकिन अगर मैं वही, मेरा पॉइंट बड़ा क्लियर होता है कि मुझे ये बता दीजिए ना, आप थोड़ा तस्वीर साफ कर दीजिए कि फिर 12 दिन से आर्मी का वो हंटर काम क्यों नहीं कर रहा है सर? 12 दिन हो गए, 22 दिन के अंदर पाकिस्तान के लॉ के अनुसार सरकार बनानी होती है। राजेश जी, ये पॉस्चरिंग चल रही है, मेरा ऐसा मानना है। अल्टीमेटली वही होगा जो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई चाहेगी और ये जो पूरी कवायद चल रही है उसमें ये दिखाने की कोशिश चल रही है कि जो सब कुछ हो रहा है उसमें आर्मी और आईएसआई का कोई से नहीं है। आपस में पॉलिटिकल पार्टीज नेगोशिएट कर रही हैं और इंटेंस नेगोशिएशन के बाद वो सरकार बना पाने में सफल हो रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये आवाम की आंखों में धूल झोंकने जैसी कवायद भी ये हो सकती है और इसका ये पॉलिटिकल पॉस्चरिंग का पार्ट हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली मेरा ऐसा मानना है कि क्योंकि आर्मी और आईएसआई इमरान खान की लोकप्रियता से काफी दबाव में रहती है, इस वजह से अल्टीमेटली जो सरकार है वो ये अन्य पार्टी जो है पीएमएल नवाज, पीपीपी और अन्य पार्टी ही मिलकर के बनाएंगी, इस बात की ज्यादा संभावना दिखाई। चलिए मैं आता हूं सर आपके पास। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, एक और छोटा सा सवाल मुझे चाहिए होगा, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी बहुत प्रेशर में थी जब से इमरान के ऊपर उन्होंने कार्रवाई की है और जो रिजल्ट आए हैं, जो नतीजे आए हैं, उन्होंने और प्रेशर भी पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर बढ़ाया है। जो नतीजे हैं वो तो यही कह रहे हैं कि संदेश यही है कि जनरल मुनीर अपनी फौज को लेकर आप बैरकों में जाइए, आप ईरान, अफगानिस्तान और भारत सीमा की रक्षा करिए, जो राजनीति है वो नेताओं को करने दीजिए। क्या ये सबक सीखेगी पाक आर्मी या फिर उसी प्रकार से अपना काम जारी रखेगी सर? देखिए, मेरा मानना है कि पाकिस्तान आर्मी कोई सबक सीखने वाली नहीं है। उनका इतिहास रहा है कि वो सबक सीखते नहीं है। उनका इंटरफेरेंस अपने पॉलिटिकल सिस्टम में इतना ज्यादा है कि वो अपने मन माफिक सरकार बनाते हैं। लेकिन एक बहुत क्लियर संदेश जाएगा पाकिस्तान आर्मी के लिए अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। ये इसकी पॉसिबिलिटी कम नजर आ रही है आज की डेट में, लेकिन अगर बनते हैं तो एक बड़ा क्लियर कट सिग्नल दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, जब इमरान खान सत्ता से हटे थे, वाइड लेवल पे प्रोटेस्ट हुआ था, जब उनको अरेस्ट किया गया था तो कोर कमांडर के घर को भी वहां के यूथ ने रेड कर दिया था। इस तरीके की घटनाएं हुई थी और जो साख पाकिस्तान आर्मी की साख पे बट्टा लगा था उस समय, वो अभी तक उससे उभर के नहीं आए हैं। तो एक तरीके का मनभेद दोनों के बीच में हो रखा है। लिहाजा पाकिस्तान में मेरा मानना है कि इमरान खान की सरकार बनती नजर नहीं आ रही है, लेकिन अगर बन जाती जैसा कि आवाम ने मैंडेट दिया है तो सेना को रिकंसाइल करना पड़ेगा, उसको इस सिस्टम से दूर रहना पड़ेगा।
पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो राजनीतिज्ञों पे छोड़ दें, उसमें इंटरफेयर ना करें, वो अपनी बैरकों में लौट जाए और सीमा की सुरक्षा में जिस भी तरीके से वो कर सकते हैं करें। लेकिन फिर बिजनेस कौन चलाएगा सर? ऐसा, क्योंकि इतिहास बताता है ये गवारा नहीं, आर्मी अपने जो वर्चस्व है उसको खोने नहीं देगी, चाहे वो चीफ हो, चाहे उनके कोर कमांडर हो, चाहे वो की नेवी हो, एयरफोर्स हो, वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। उनका जो सिस्टम है 1947 से लेके आज तक, माफी चाहूंगा सर, मुझे एक छोटे से ब्रेक ले रुकना होगा। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, माफी चाहूंगा, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा मजबूरी में। ब्रेक के बाद लौटूंगा तो चर्चा को हम जारी रखेंगे। मुद्दा थोड़ा सा अलग होगा लेकिन पाकिस्तान से ही जुड़ा होगा। पाकिस्तान की एयरफोर्स लगातार खुद को मजबूत कर रही है और हिंदुस्तान 2 फ्रंट वॉर की तैयारी में है। कहां पर और कितना टक्कर हो पाएगी इसको समझने की कोशिश। बड़ी खबर, पाक वायुसेना में चीन के बने हुए अवाक्स शामिल हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिएगा, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। क्या होता है अवाक्स, इसको समझ लीजिए। एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। अवाक्स लंबी दूरी के रडार से लैस विमान होता है जो हवा में ही रहता है। दुश्मन के हवाई क्षेत्र में उसके हवाई हथियारों की मौजूदगी का पता लगाता है, युद्ध के मैदान को नियंत्रित करता है, आसमान की आंख माना जाता है। अवाक्स ग्राउंड लेवल पर कमांड सेंटर को पूरी इंफॉर्मेशन देता है कि आसमान के अंदर क्या कुछ हो रहा है। दूसरी खासियत मूविंग सर्विलांस प्लेटफॉर्म है और इस कारण क्या है, मिसाइल आसानी से इसे टारगेट नहीं कर सकती है। हवा का 360 डिग्री व्यू देता है आसमान में। अवाक्स 360 डिग्री ये देख सकता है, एक साथ कई विमानों को ट्रैक कर सकता है। लेकिन जल्दी से भारत और पाकिस्तान की वायुसेना का छोटा सा अंतर हम आपको बता दें। भारतीय पाकिस्तान वायुसेना की ताकत, सक्रिय सैनिकों की बात करें, इंडियन 1,70,000 से ज्यादा है, पाकिस्तान के पास सिर्फ 17,000। एयरक्राफ्ट की बात करें 1,926 एयरक्राफ्ट हैं, दूसरी तरफ 970 एयरक्राफ्ट हैं, मुकाबला कहीं नहीं है। फिक्स्ड विंग्स कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 897 हैं, वहीं पाकिस्तान के पास 755 के आसपास हैं। लड़ाकू विमानों की बात करें 542 हैं, लेकिन लड़ाकू विमान 357 पाकिस्तान के पास भी हैं। अवाक्स की बात करें भारत के पास 5 हैं और पाकिस्तान के पास 9 हैं। लेकिन टेंशन उस वक्त खड़ी हो जाती है जब बात 2 फ्रंट वॉर की भी आती है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, लंबा सर्व आपने एयरफोर्स में किया। पाकिस्तान के पास 9 अवाक्स, भारत के पास 5 अवाक्स, कईयों पे काम भी जारी है, लेकिन पाकिस्तान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कैसे देखेंगे सर आप? राजेश, कोई भी एयरफोर्स जो है वो जब अपनी फाइटर ऑपरेशंस करती है तो दुश्मन क्या कर रहा है सबसे पहले ये जानकारी हासिल करनी होती है जी। तो दुश्मन के जो हवाई जहाज हैं उनको ट्रैक करने के 2-3 मुख्य तरीके हैं। एक तो है कि हमारे अपने जमीन पर रेडार लगे होते हैं जो कि दुश्मन की टेरिटरी के अंदर 100, 200, 300, 400 किलोमीटर तक देख सकते हैं और हमारे ग्राउंड बेस्ड कमांडर को पता रखता है कि दुश्मन के जहाज क्या कर रहे हैं। एक बहुत बढ़िया तरीका है कि अवाक जैसा प्लेन जिसमें एक बड़े से जहाज में एक रेडार लगा होता है, वो आसमान में उड़ते उड़ते दुश्मन की तरफ 200, 300, 400 किलोमीटर देखता रहता है और ये खबर देता रहता है कि दुश्मन के हवाई जहाज क्या कर रहे हैं। अब जहां तक पाकिस्तान एयरफोर्स की बात है, ये शुरुआती दिनों से ही, मैं बात कर रहा हूं 1970 का दशक, 1980 का दशक, तब से ही पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है लगातार अलग अलग तरह के सर्विलेंस विमान का इस्तेमाल करती रही है आसमान में इंडियन एयरफोर्स के ऊपर नजर रखने की। तो ये जो पाकिस्तान एयरफोर्स के सर्विलेंस विमान है, अवाक हो या AEW विमान हो, वो पाकिस्तान की सरहद के अंदर घूमते रहते हैं लेकिन देखते रहते हैं भारत की तरफ। हमें हमेशा पता था, भारत ने भी इस कैपेबिलिटी को डेवलप करने की कोशिश की। अब एक छोटा सा मामला है जो कि शायद दर्शकों को समझना पड़ेगा और ब्रिगेडियर शरदेंदु तो इससे रोज ही डील कर चुके हैं जी। देखिए, जो देश छोटे छोटे होते हैं, जब उनको एक हथियार चाहिए होता है, उनको मालूम है वो बना नहीं सकते, तो वो तुरंत जाते हैं पश्चिमी देशों में खरीद लाते हैं। लेकिन भारत जो है छोटा देश नहीं है। हमारे यहाँ जब भी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स कोई हथियार चाहती है तो सबसे पहले ये बोला जाता है आप विदेश से मत खरीदिए, इस हथियार को देश में ही बना दिया जाएगा। तो देश में जैसे एक होता है पोस्ट, बहुत ही भयंकर पोस्ट होती है, साइंटिफिक एडवाइजर।
अब ये साइंटिफिक एडवाइजर जो है, इनकी जो स्टेटस होती है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एयर स्टाफ, नेवल स्टाफ से भी ऊपर होती है, और वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह जी के कमरे में बैठे रहते हैं सारा दिन। मैं थोड़ा हल्का शब्द इस्तेमाल करता हूं। जब भी भारत की फौज को कुछ चाहिए होता है, वो साइंटिफिक एडवाइजर जो है, बहुत सीनियर साइंटिस्ट होते हैं, वो डिफेंस मिनिस्ट्री को बोलते हैं, अरे सर इसको अमेरिका फ्रांस से लाने की जरूरत नहीं है, हमें आप 500 करोड़ दे दीजिए, 5 साल का समय दे दीजिए, ये चीज तो हम भारत में ही बना देंगे जी। ये हर रोज होता है, चाहे वो बंदूक हो, चाहे वो हथगोला हो, चाहे वो फाइटर विमान हो, चाहे वो जमीन से हवा में मार करने वाली ठीक है मिसाइल हो जी। तो हम पाकिस्तान से जानी बात है, ऑफिशियली है कि हम उनसे हमेशा पीछे रहे हैं इस मामले में। मैं अगर आपसे दो चीजें समझना चाहूं, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, 30 साल में हम तेजस बनाने की बात कर रहे थे, वही साइंटिस्ट रक्षा मंत्री के पास बैठे रहते थे। 30 से 35 साल हो गए, तेजस पे अभी भी भरोसा नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात रही तो आपने कहा कि मेड इन इंडिया की बात है, सुन लीजिए सर, सवाल तो सवाल है ना, 5 में से 3 आपके पास रूस के हैं, 2 नेत्र आप इजराइल के इस्तेमाल कर रहे हैं सर। जी हाँ राजेश, मैं अब देखिए एक चीज समझना पड़ेगा कि मैं इसलिए कहता हूं सर कि डिफेंस के मामले में क्या है कि डिफेंस के मामले में हमें बहुत सच बोलने की जरूरत होती है, तैयार करता है डिफेंस के मामले में बहुत क्लियर होना पड़ता है हमारी जी। मैं कह रहा हूं कि जब देश तैयार करता है जी, बोलिए सर बोलिए। हाँ, तो भारत, क्योंकि मैं थोड़ा डायरेक्टिव लेवल पे था, थोड़े ऊंचे लेवल की फाइल्स बीच में, हमारे देश की या तो ये मजबूती है या ये कमजोरी है, ऐसा भी आप समझ लें कि हमारे यहाँ पर जब भी हमें कोई हथियार चाहिए होता है या कोई सिस्टम चाहिए होता है, सबसे पहले 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल तो यही डिस्कशन होता रहता है कि वो हथियार चाहिए कि नहीं, इससे एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। तो ये डिसाइड करने में ही हम 5-5 साल लगा देते हैं। मैं बताता हूं, इंडियन एयरफोर्स को एक खास तरह का लाइट चाहिए, बल्ब चाहिए, उसको डिसाइड करने में ही एमओडी 1 साल 2 साल लगा देती है, AON शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके बाद 2 साल के बाद जब एमओडी मान जाती है कि वो एयरफोर्स को वो बल्ब चाहिए, उसके बाद सीधा ये चला जाता है डिफेंस मिनिस्ट्री में, जो साइंटिफिक एडवाइजर बैठे हैं वो और उनकी टीम के पास। उनके पास साइंटिस्ट होते हैं, जो साइंटिस्ट जैसे आप समझिए साइंटिस्ट H होते हैं, साइंटिस्ट G होते हैं, यानी लेफ्टिनेंट जनरल मेजर जनरल के बराबर साइंटिस्ट होते हैं। वो सबसे पहले ये तय करते हैं कि वो, चलो मान लेते हैं कि इंडियन एयरफोर्स को एक बल्ब चाहिए, तो सबसे अगली कार्रवाई ये नहीं होती, जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश उनको बड़ा क्लियर है, $1 दो और वो बल्ब जो है एयरफोर्स के लिए पाकिस्तान जो है वो अमेरिका से आ जाएगा, लेकिन हमारी फाइलें बाबुओं के पास पड़ी रहती हैं। चलिए मैं आता हूं सर। पहले साइंटिफिक एडवाइजर वो 5 साल 8 साल 10 साल लगा देते हैं ये डिसाइड करने में कि वो इंडिया में बनाना है कि नहीं। ठीक है सर, मैं आता हूं सर, मैं आता हूं आपके पास। संजीव जी, 2 पॉइंट जो मुझे समझने हैं। एक, खासकर जो ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर ने कहा कि फाइलें पड़ी रहती हैं, लंबे वक्त तक पड़ी रहती हैं। ये जो फाइलें हैं, बाबू शाही जिसे कहा जाता है, ये भी एक बड़ी चुनौती जो है वो इस वक्त हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में है। और दूसरी चीज कि ये जो दोनों मुल्क एक साथ आ रहे हैं, कल परसों खबर आ रही थी कि चीन जो है वो पाकिस्तान में POK में LOC पर टावर लगा रहा है। आज यहां तक खबरें आ रही हैं कि अवाक्स उसने उसको दे दिए हैं। कितना बड़ा ये जो गठजोड़ है, कितनी बड़ी चुनौती है भारत के लिए? देखिए राजेश जी, भारत में डिफेंस रिफॉर्म्स की लगातार आवश्यकता है और इसको लगातार वर्तमान की सरकार कोशिश ये कर रही है कि इसको तेज गति से आगे बढ़ाया जाए जी। डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स DPP जो है उसको और अधिक से अधिक कैसे बेहतर बनाया जाए, और वहाँ के उसके जो सारे प्रोसीजर्स हैं उसको कैसे स्मूथ बनाया जाए, ताकि जो एक्विजिशन का जो प्रोसेस है उसको जल्द से जल्द उसके कंप्लीशन को पहुंचाया जाए, चाहे वो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी हो, चाहे वो अन्य जो प्रोसीजर्स हो। और सब में इस तरीके के प्रावधानों की आवश्यकता है कि ये जो हमारी रक्षा की आवश्यकताएं हैं वो निर्धारित समय पे हमें वो उपलब्ध हों,
और इसके लिए अधिक से अधिक प्रयास करने की जरूरत है। जैसा कि मैंने कहा कि डिफेंस रिफॉर्म्स की क्या लगातार आवश्यकता है जी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें देरी होती है और इसको दूर करने की आवश्यकता है। जिस तरीके से चाइना की चुनौती, पाकिस्तान की चुनौती भारत के सामने है, जिस तरीके से पूरे विश्व में एक रणनीतिक अनिश्चितता बढ़ रही है, ऐसे में भारत को अगर पाकिस्तान और चाइना के साथ सफलतापूर्वक डील करना है तो अपने डिफेंस पॉस्चर को, अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को लगातार सशक्त और मजबूत बनाना होगा और इसके लिए हमें नए एक्विजिशंस की जरूरत पड़ेगी और ये एक्विजिशन का जो प्रोसेस है वो तेज गति से आगे बढ़ना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक आपके दूसरा प्रश्न की बात है राजेश जी, तो ये जो चाइना और पाकिस्तान की चुनौती है उसका मुकाबला करने के लिए हमें हर तरीके से अपने आप को तैयार करना होगा और अगर मैं ये भी मानता हूँ एट द सेम टाइम कि भारत को स्वयं से तो अपनी रक्षा की तैयारियां करनी ही होंगी, लेकिन यदि भविष्य में चाइना और पाकिस्तान जैसे राष्ट्र भारत को टू फ्रंट पर अगर घेरने की वो साजिश कर रहे हैं तो भारत को इस बात के लिए भी अपने आप को तैयार करना होगा कि वो इन दोनों राष्ट्रों को मल्टीपल फ्रंट पर घेर सके। और उसके लिए जो क्वाड का जो पार्टनरशिप है, जो अन्य इनिशिएटिव्स हैं भारत और अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्रों के साथ मिल करके उसको भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। अपनी डिफेंस पोस्चर को तो और मजबूत करने की जरूरत है। चलिए मैं आता हूं सर, आपके पास आता हूं। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, जो चीज मुझे यहां पे समझनी है, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर ने बहुत अच्छी तरीके से चीजों को समझाया, लेकिन मेरा एक बड़ा अहम पॉइंट है सर, डिफेंस बजट में से आप 0.6 जो है वो डिफेंस रिसर्च पे खर्च करते हैं। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप बहुत रफ्तार से नेत्र जैसे अवाक्स या उससे अव्वल दर्जे के अवाक्स बना सकते हैं? मैं अर्जुन टैंक की हालत भी देख रहा हूं, मैं आज तेजस की भी हालत देख रहा हूं। ऐसे बहुत सारे हथियार हैं जो लंबे वक्त से जिन पर काम डीआरडीओ कर रहा है, एजेंसियां कर रही हैं, लेकिन अभी भी वो भरोसा और दिल नहीं जीत पाए हैं सर। देखिए, मैं इसको एक अलग नजरिए से देखता हूं। एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है हिंदुस्तान के डिफेंस प्रोडक्शन में। हिंदुस्तान की जो रिक्वायरमेंट है, पहले हम अपनी रिक्वायरमेंट को ले डाउन करते हैं कि हमें किस तरीके का वेपन चाहिए, किस तरीके का इक्विपमेंट चाहिए और उसका हम कहां एम्प्लॉयमेंट करेंगे, उससे हम क्या हासिल करने जा रहे हैं। जब ये हम डिसाइड कर लेते हैं तो फिर हम उसका क्यूआर सेट करते हैं। क्यूआर सेट करने के बाद हम देखते हैं कि पहले जो था हम पूरी तरीके से डीआरडीओ में डिपेंडेंट थे, लेकिन आज की डेट में हमने पीपीपी का मॉडल लगाया है, प्राइवेट पार्टनरशिप में लोगों को लेके आए हैं और उसमें बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे कंपनियां हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और एक स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी देने की बात कर रहे हैं। और जब तक ये टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप होती है तब तक भारतीय रक्षा विभाग का यह कहना है कि हम इक्विपमेंट को इंपोर्ट करते हैं, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लेके आते हैं और जिस टेक्नोलॉजी में को हम डेवलप करने में सालों साल लगाते हैं, हम उसको रेडीमेड ऑफ द शेल्फ उस कंट्री से लेके आते हैं जिससे हमने अपना डिफेंस एमओयू साइन किया है, जैसे कि यूएस है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है या रशिया है। तो हम एक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और फिर उस टेक्नोलॉजी के तहत हम हिंदुस्तान में मेक इन इंडिया या अपना आत्मनिर्भर भारत की स्कीम के अंदर उसको हम डेवलप करते हैं। इस प्रोसेस में भी देखिए 4-5 साल लगते हैं, लिहाजा इस गैप को पूरा करने के लिए हम इक्विपमेंट को इंपोर्ट करते हैं। ऐसा एम्बार्गो नहीं है कि हम कोई डिफेंस के इक्विपमेंट को बाहर से नहीं लाएंगे। अगर आप ऐसा एम्बार्गो लगा देंगे तो एक वॉइड क्रिएट होता है और इस वॉइड मैं एक अलग पॉइंट से सर, मैं अलग पॉइंट से चीजों को समझ रहा था। मेरा जो तर्क था कि आप डिफेंस बजट का 0.6 सिर्फ रिसर्च पे खर्च कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आप अवाक्स भी अव्वल दर्जे का बना लें, आप एक अव्वल दर्जे का टैंक भी बना लें। कैसे पॉसिबल है सर? जहां उसी का सोल्यूशन मैं बता रहा था कि एक डीआरडीओ है जिसके तहत आप फंड में रिसर्च करते हैं। जो रिसर्च है वो आपके फ्यूचर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, जो प्रेजेंट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपने पीपीपी मॉडल लगाया है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लाया और यहां पे असेंबल करके उस चीज को आपने रेडी प्लेटफॉर्म दिया। जो इक्विपमेंट फ्रांस या जर्मनी या अमेरिका में असेंबल होना था, अब वो हिंदुस्तान में असेंबल आपको रेडीमेड दिया जा रहा है। यही मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, यही टेक्नोलॉजी है, यही की मैन पावर है, टेक्नोलॉजी उनकी लेते हैं। तो जो चीज मैन्युफैक्चर यूएस में होगी वो आज की डेट में हिंदुस्तान में होगी। पॉइंट नंबर 1। दूसरा मैं पॉइंट ये बोल रहा हूं कि जितने भी डिफेंस कंपनी हैं
जब भी वो इक्विपमेंट बनाती है उनके यहाँ ऑफ द शेल्फ 1001 हेलीकॉप्टर या जो एयरक्राफ्ट है वो लाइंड अप नहीं होते हैं। आप उनके टेक्नोलॉजी लेते हैं, जब आप उनसे एमओयू साइन करते हैं तब उसका वो प्रोडक्शन शुरू करते हैं, उसका जेस्टेशन पीरियड होता है। तो हिंदुस्तान में जो आज की डेट में पैराडाइम शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं, उसका मैन्युफैक्चर उस कंट्री में ना होकर हिंदुस्तान में होगा। लिहाजा ये टाइम गैप, एम्प्लॉयमेंट और इस तरीके की जो रेवेन्यू है वो हम हिंदुस्तान में क्रिएट करते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी हमें लेनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी। डीआरडीओ काम करेगी। अभी भी टेक्नोलॉजी फंड जो ऐसा आपने बोला है वो डेफिनेटली कम है। आगे आने वाले दिनों में इसमें वृद्धि की संभावना है, क्योंकि हिंदुस्तान की डिफेंस की रिक्वायरमेंट देखिए बहुत ज्यादा है। एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना, साथ में आप एक इमर्जिंग पावर हैं और आप डिफेंस का प्रोडक्शन कर रहे हैं, बाकी कंट्रीज में भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक डिफेंस एक्सपोर्ट में भी आप एंट्री ले रहे हैं। तो ये सारी चीजों को देखेंगे तो एक आपको डिफेंस में रिसर्च करना होगा। माफी चाहूंगा सर, एक बार फिर से आपसे माफी चाहूंगा, मुझे एक छोटा सा ब्रेक और लेना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे। ब्रेक के उस पार जो है बात भूटान की हम करने वाले हैं। अभी तक आपने सुना होगा कि चीन भारत की जमीन पर नजरें गड़ाए हुए करने की तैयारी में चीन। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद सर के पास चलेंगे। चीन भूटान सीमा विवाद और भारत भूटान के साथ चीन की 600 किलोमीटर की लंबी सीमा डोकलाम 269 वर्ग किलोमीटर पर विवाद है। जकारलुंग और पासमलुंग 495 वर्ग किलोमीटर का जो हिस्सा है वहां पर भी विवाद है। सिक्किम भूटान चीन सीमा पर जकारलुंग है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के सामने गांव बसाए हैं। चीन भूटान के बीच राजनयिक संबंध नहीं हैं, यह समझना होगा। 12 पड़ोसी देशों के साथ चीन ने अपने विवाद को सुलझा लिया है, लेकिन अभी भी विवाद बना हुआ है। लेकिन शाम होते होते खबर आई कि भूटान के विदेश मंत्री भारत भी आ चुके हैं रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेने के लिए। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। किस प्रकार से इसे हम देखें? अभी तक अरुणाचल की चर्चा होती थी और फिर 5 फिंगर पॉलिसी की भी बात होती थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि 2 जगह चीन बहुत तेजी से भूटान की जमीन के ऊपर जहां दावा करता था वहां लोगों को बसा रहा है। ये भारत के लिए अलर्ट रहने का मोड़ कैसे देखें सर? राजेश, भूटान एक आजाद देश है जी, लेकिन उनकी जो 2 इंपॉर्टेंट डोमेन है वो भारत सरकार लुक आफ्टर करती है। एक तो डिफेंस ऑफ भूटान और दूसरा भूटान का जो विदेश मंत्रालय है वो भारत के विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर चलता है। तो पहले भी जैसे खबरें आई थी कि चीन ने डोकलाम में अंदर घुसकर अपनी जमीन को कब्जाने की कोशिश की थी। डोकलाम जो है वो इंडिया भूटान सिक्किम बॉर्डर के पास है, नाथुला के पास है, थोड़ा आगे जाकर। अब देखने वाली बात यह है कि भूटान भारत सरकार को कितनी जगह देता है। आज अगर चीन भूटान के अंदर घुसकर को एक गांव बसा रहा है जो कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी का मतलब है भूटान भी दावा करता है कि वो जमीन जो है वो भूटान की है और चीन तो उसमें घुस ही आता है। तो उसके बाद भूटान की जो सरकार है उन्हें भारत की सरकार को बोलना पड़ता है कि आप इस मामले में मदद कीजिए, दखल अंदाजी कीजिए। तो ये जरा पेचीदा मामला है। 1-2 बार ऐसा हुआ है कि जब भूटान ने भारत सरकार की तरफ ना देखकर सीधा ही इन मसलों को चीन के साथ डील करने की कोशिश की है। मामला थोड़ा संवेदनशील है। वहां पर जो नक्शे हैं, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश में हो, चाहे भूटान के साथ हो, नेपाल के साथ भी चीन के इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये प्रॉब्लम हिस्टोरिकली आती है क्योंकि जो पहले अंग्रेज लोग मैकमोहन लाइन बना के गए थे, जिससे कि उन्होंने अंग्रेजों ने एक लाइन ड्रॉ कर दी थी 1920 में। एक शिमला में उन्होंने समझौता किया था जिसमें कि अंग्रेजों के प्रतिनिधि थे भारत की तरफ से और चीन के प्रतिनिधि तिब्बत की तरफ से थे। तो उन्होंने साइन करवा लिया था अंग्रेजों ने तिब्बत के प्रतिनिधि से शिमला समझौते में 1920 में। अब मैकमोहन लाइन को चीन अब बोलता है कि नहीं, जो तिब्बत के प्रतिनिधि ने इस समझौते में साइन किए थे शिमला में 1920 में, चीन उसको मानता नहीं है। अब मैकमोहन लाइन की खासियत यह है कि अंग्रेजों ने यूनिलैटरली, यानी उन्होंने बोला था कि जो जहां जहां बारिश होती है और बारिश का पानी तिब्बत की तरफ चला जाता है वो तो हो गया जगह चीन की, तिब्बत की। और जहां जहां बारिश होती है, वाटरशेड प्रिंसिपल बोलते हैं, जहां जहां बारिश होती है उसका पानी जो है भारत की तरफ आता है, भारत की नदियां या भारत की नालों की तरफ आ जाता है,
वो जगह हो गई अंग्रेजों की, यानी भारत की। लेकिन चीन इस लाइन को मानता नहीं है और चीन जो है लगातार कोशिश करता रहता है कि आगे बढ़ने की। वो एक चिंताजनक है सर। अंदर और अगर भूटान के अंदर घुसेगा तो फिर, क्योंकि भारत को फिर आगे स्टैंड लेना ही होगा। हमने डोकलाम में भी लिया था। लेकिन संजीव जी, जो पॉइंट मेरा है, आज भूटान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर हैं, क्या कुछ बात हो सकती है चाइना को लेकर? क्योंकि इससे पहले भूटान के ही विदेश मंत्री चीन भी जा चुके हैं और भूटान के प्रधानमंत्री चीन की तारीफ भी कर चुके हैं, और चीन अब जमीन पर कब्जा भी कर रहा है। क्या कुछ हो सकता है ऐसा? देखिए राजेश जी, भूटान को चाइना के साथ जो भी उसकी जो बॉर्डर को सेटल करने को लेकर के वार्ता चल रही है जी, उसमें उसे बड़ी सतर्कता बरतनी होगी। भूटान को ये नहीं भूलना चाहिए कि चाइना की एक पाम और 5 फिंगर्स की स्ट्रेटजी है, और उस 5 फिंगर की स्ट्रेटजी में जो लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नेपाल और भूटान जो 5 फिंगर्स के तौर पर, और तिब्बत तो पूरा उसका राइट हैंड का पाम ही वो कहता है जी। और ये जो पूरी महत्वाकांक्षा है माओ जेडोंग के समय से चली आ रही है, और चाइना शी जिनपिंग के नेतृत्व में बेहद महत्वाकांक्षी है, और वो पूरे क्षेत्र में वो इंडो पैसिफिक रीजन में वो डोमिनेट करना चाहता है, और भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में विवाद की स्थितियां उससे पहले ही खड़ी कर रखी हैं। तो ऐसे में भारत की सलाह चाइना के संदर्भ में भूटान को यही होगी कि उसे सावधानी के साथ कदम उठाने चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है राजेश जी कि चाइना के और भूटान के बीच में जो भी बातचीत चल रही है उसमें भूटान भारत के जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं उसके साथ उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई स्टेप नहीं लेगा कि जिससे कि भारत के जो संप्रभुता पर और भारत की सुरक्षा पर कोई खतरे आए। और चूंकि भारत और भूटान के संबंध बेहद गहरे हैं, प्रगाढ़ हैं, और चाइना की जो गतिविधियां हैं, जिस तरीके से अभी विलेजेस की जो डेवलपमेंट सामने आए हैं, और इसके संदर्भ में जो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट और अन्य जगहों पे जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि चाइना भूटान की टेरिटरी को आज इन तरीकों के माध्यम से, इन साजिशों के माध्यम से एक्वायर करना चाहता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भूटान के विदेश मंत्री के साथ हमारी जो सरकार की जो वार्ता होगी, वो एक जो भारत की चिंताएं हैं उसको एड्रेस किया जाएगा। माफी चाहूंगा संजीव, थोड़ा सा समय कम होता जा रहा है। सर, ब्रिगेडियर श्रद्धेंदु सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर जकारलुंग की बात करूं, मैं पासम लुंग की बात करूं, या डोकलाम की बात करूं, या लिपू लेक, काला पानी की बात करूं, चीन का उन जगहों पर इंटरेस्ट क्यों बढ़ता जा रहा है जहां पर भारत की सीमा लगती हुई है? इसके पीछे का कारण सर? देखिए, चाइना एक बहुत ही चतुर कंट्री है। वो हर बारी, और उसकी जो पॉलिसी है वो एक्सपेंशनिस्ट है। अगर उसके बैकग्राउंड में आप देखें तो हमेशा उसके 14 कंट्री से बॉर्डर डिस्प्यूट थे, 12 से उसने सुलझा ले, लेकिन भूटान और हिंदुस्तान अभी भी है। और हिंदुस्तान एक इमर्जिंग पावर है एशिया में, और एशिया में अगर कोई उसको चैलेंज करता है वो हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान के अगेंस्ट वो हमेशा कोर्सिव टैक्टिक्स लगाने की कोशिश करता है, जैसे कि डोकलाम में आ गया, जैसे कि गलवान में। ये सारे इशू वो ऐसा हाइप क्रिएट करता है, प्रेशर क्रिएट करता है कि भारत इन सारी समस्याओं में लग जाए, और वो अपना इंग्रेशन नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव तक अपना पहुंचा है। तो इस तरीके से वो एक इंसर्कलमेंट कर रहा है। ये एक कॉम्पिटिटिव वर्ड है। हिंदुस्तान आज की डेट में चाइना को हर फ्रंट पे चैलेंज कर रहा है, मिलिटरली, पॉलिटिकली, मैन्युफैक्चरिंग हब, कॉमर्शियली। तो हर एक जगह उसके इंटरेस्ट क्लैश करते हैं, और जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इसी तरीके से वो हिंदुस्तान को एंगेज रखना चाहता। और टू फ्रंट की बात करता है, पाकिस्तान में उसका इकोनॉमिक कॉरिडोर है, बॉर्डर डिस्प्यूट में इंडिया को उलझा के रखा है। तो इस तरीके से हिंदुस्तान को इन्वॉल्व करो कि बाकी जगह पे वो कॉन्सेंट्रेट ना करता है। इसी तरीके से वो देखिए मिडिल ईस्ट में घुसा है। इसी तरीके से उसने देखिए रशिया, जो हिंदुस्तान के एक बहुत अहम पार्टनर था, उसको अपने गिरफ्त में ले रखा है। तो जो पुतिन साहब हैं, अगर आज की डेट में उनके पास ऑप्शन है हिंदुस्तान और चाइना में, तो वो क्या चुनेंगे ये उस समय डिसाइड करेंगे। तो इस तरीके से चाइना हिंदुस्तान को काउंटर कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान चाइना की इस पॉलिसी को समझता है, वो जानता है। इसीलिए उसने देखे गलवान में भी चाइना को मुंह खानी पड़ी, डोकलाम में भी वो चीजें इशू नहीं बन पाए जिसको वो उम्मीद कर रहा था, और टाइम टू टाइम अरुणाचल प्रदेश का इशू उठाता है। तो हिंदुस्तान सजग है। देखिए, भूटान के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आ रहे हैं, इस पर बात होगी, वृहद चर्चा होगी, और चाइना को किस तरीके से कंटेन करना है हिमालयन रीजन में, इस पे बड़ी चर्चा होगी। बड़ी चर्चा जरूरी भी है। माफी चाहूंगा सर, समय इजाजत नहीं दे रहा है इससे आगे जाने की। उससे
जी, ब्रिगेडियर शरदेंदु सारे सर, इंटरेस्ट को आप चेक कर रहे हैं। ठीक है सर, क्षमा चाहूंगा, समय इजाजत ये- नहीं दे रहा है इससे आगे बढ़ने की, अच्छा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर बहुत बहुत शुक्रिया, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, संजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो चीन एक कंसेप्ट पे काम कर रहा है कि एशिया में भारत को उलझा के रखो और अपना विकास करते रहो, क्योंकि चीन को बहुत अच्छे से पता है कि अगर चीन के विस्तारवाद को कोई लगाम लगा सकता है तो फिर वो भारत है। तो आज डिफेंस स्पेशल में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।